बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, जो कि क्लास 9 के एसएससी की बुक में मौजूद है। और ये जो है वो खान बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से है, लेकिन जो लोग पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड या फिर कराची बोर्ड और सिंध बोर्ड से हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इन सब का सिलेबस मोर और लेस सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स का मतलब है किसी भी चीज़ की बेसिक के बारे में बात करना। केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है, उसकी डेफिनेशन है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि आपके पास केमिस्ट्री एक नेचुरल साइंस है, यानी कि नेचुरली अकरिंग साइंस है। इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया और ना ही किसी इंसान ने क्लासिफाई किया है। अब ये नेचुरल साइंस जो है वो करती क्या है, जैसे बायो है, बायो जो है वो लिविंग बींग से रिलेटेड होती है। फिजिक्स है, मैकेनिक्स से रिलेटेड होती है। केमिस्ट्री किस चीज़ से रिलेट करती है? केमिस्ट्री किसी भी मैटर की कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज से रिलेट करती है। अब वो प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। बट द क्वेश्चन इज कि मैटर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैटर क्या होता है, तो आप उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे? कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी भी जगह घेरे या फिर उसके पास मास मौजूद हो, ये दोनों चीज़ अगर उसके पास हैं तो वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैटर हैं, मैं एक मैटर हूँ। एक टेबल जो है वो एक मैटर है, ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मैटर्स कौन से हैं? सॉलिड, ठीक है। व्हाट अबाउट एयर? एयर मैटर है, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई ना कोई मास है। तो एयर भी आपके पास क्या हो गई? मैटर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैटर किसी एक फेज में हो ये ज़रूरी नहीं है। मैटर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों फेजेस के अंदर मिल सकता है। बस जो आपकी बेसिक प्रिंसिपल है वो उसके ऊपर पूरा होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और उसका कोई मास हो। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस के ऊपर। केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस दो हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी सारी की सारी ब्रांचेस इन दो ब्रांचेस के ऊपर ही मूव करती हैं या फिर इन ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके पास जो मेन, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, लेकिन जो आपके पास मेन ब्रांचेस हैं वो 8 है। यानी कि आपके पास दो मेजर ब्रांचेस हो गई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और अगर इन दोनों मेजर ब्रांचेस को मेन ब्रांचेस के अंदर काउंट किया जाए तो आपके पास 8 ब्रांचेस हो गई हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्रीज क्या क्या करती हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डायरेक्ट बॉन्डिंग मौजूद होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, मैंने दो मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। एक आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है जो कि है कार्बन का ही मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ वो 3 जगह से अटैच्ड है और एक तरफ से वो OH के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये है कि ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। ये बेसिक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम अल्केन कहते हैं और ये इसका डेरिवेटिव है जो कि अल्कोहल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, उनको अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो जितने भी बाकी कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑफ द अदर कंपाउंड्स, आपके पास जो अदर कंपाउंड्स हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं हो रही तो वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O। यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, मगर दोनों के बॉन्ड एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि ये ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है और ये भी ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है। ये स्टडी जो है वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ऐसी केमिस्ट्री जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड हो। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल
रेडियो एक्टिविटी, न्यूट्रॉन्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स जब एटॉमिक नंबर नहीं बता रहे होते तो वो क्या कर रहे होते हैं, और क्या हम प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज करके कोई एलिमेंट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री निकली है सिंपल एनालिसिस से। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। या फिर अगर कोई आप इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है तो आपके पास क्या आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। या फिर आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, अब किस चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी कंपाउंड का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। मास निकालने के लिए आपको कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने वो डिवाइस यूज़ की तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें मालूम करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिविंग बींग्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनसे रिलेट करती है, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्शन है रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन का रिएक्शन बेसिकली तो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, मगर रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो इस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के अंदर जो प्रोसेस या जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। या फिर आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कि प्लांट्स के अंदर होता है वो भी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग बीइंग के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, हालांकि ये दोनों की दोनों जो है वो लिविंग बीइंग से, या फिर ये कहना चाहिए कि जो है ना बायो से रिलेटेड है, मगर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप स्पेसिफिकली लिविंग बीइंग्स को पढ़ रहे होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों बीइंग्स को पढ़ रहे होते हैं और फिर उन दोनों बीइंग्स का आपस में इंटरैक्शन भी पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास आती है ग्लोबल वार्मिंग, कि आपके पास दुनिया जो है वो इतनी गर्म क्यों होती जा रही है, दुनिया का टेम्परेचर क्यों बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। फिर ये सब कुछ हो तो रहा है, मगर अब ग्लोबल वार्मिंग का ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स पे, प्लांट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या अफेक्ट है और नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर क्या अफेक्ट हो सकता है, ये सब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो रिलेट करती है किस चीज़ के साथ, फिजिकल केमिस्ट्री रिलेट करती है किसके साथ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इनर एनर्जी लेवल्स के साथ, कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस एनर्जी के ऊपर बॉन्ड बनता है, किस एनर्जी पर बॉन्ड जो है वो टूटता है। तो आप जितनी भी एनर्जीज, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जीज, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस। केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम इतने डिटेल में हर चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, उसकी फर्दर ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये है कि हम इसको फूड एंड न्यूट्रिशन केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
आपके फूड के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, आपके फूड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये फूड जो है वो फूड पॉइजनिंग तो नहीं करेगा, या फिर ये खाना ख़राब तो नहीं है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसको एक पूरा डाइट प्लान दिया जाता है उसके उसकी वीकनेस के लेवल के हिसाब से, या फिर ये कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा ओबीस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो फैट हो रहा होता है, तो उसको भी जो है वो डाइट प्लान दिया जाता है ताकि वो अपना वेट कम कर सके मगर उसकी एनर्जी का लेवल कम ना हो। नेक्स्ट, आपके पास फैब्रिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर जो है वो केमिस्ट्री यूज़ होती है। सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, रबर इंडस्ट्री हो गई, इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई। ये सब इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? केमिस्ट्री बेस्ड है। नेक्स्ट, आप जो है वो केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, हमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए वो तो क्रिएट हो गए, मगर अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप उस चीज़ को सॉल्व करना चाहें तो आपको कौन सी साइंस हेल्प करेगी? तो आपको केमिस्ट्री हेल्प कर सकती है। आप इससे पोल्यूशन के लेवल्स को एनालाइज कर सकते हैं, और फिर क्या चीज़ पोल्यूशन को बढ़ा रही है, या फिर कौन सी चीज़ पोल्यूशन को फ्रीज कर सकती है, या कौन सी चीज़ पोल्यूशन को ख़त्म कर सकती है। ये सब आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो मेडिकल एनालिसिस के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन हो गया, एनएमआर हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं? बहुत सिग्निफिकेंट का लेवल रखती हैं। नेक्स्ट, आपके पास बेसिक डेफिनेशन आती हैं। बेसिक डेफिनेशन के अंदर आपके पास सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम जो है वो कोई भी ऐसा पार्टिकल है, ठीक है ना। एटम इज अ पार्टिकल which contain protons, electrons and neutrons. This is the simplest definition of an atom. आपके पास एक एटम एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं मॉलिक्यूल्स। आपके पास जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल H2 है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। S8 है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो गए हैं तो उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके तमाम एटम्स, ठीक है ना, ऑल एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर तमाम एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स ने एक दूसरे के साथ अटैच किया, दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम थे, इस वजह से हमने कहा कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सेम गोज फॉर सल्फर। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड उस वक्त होता है जब टू और मोर एलिमेंट्स chemically combine with each other, तो हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड बन गया है। ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या था? मॉलिक्यूल वो था जिसके अंदर आपके पास सेम एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि अब मैं उनको इजीली अलग नहीं कर सकती, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज अ कंपाउंड। सोडियम एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। C6H12O6 ग्लूकोज एक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है। मिक्सचर के अंदर आपके पास दो
या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स क्यों लिख रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ठीक है ना। क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते तो ये इजीली एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ऐसी किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। Let's differentiate between elements, compounds and mixtures. Elements cannot be converted into simpler form. Elements already simpler form होते हैं, आप उनको मज़ीद simpler form के अंदर convert नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन ही रहने देंगे, ठीक है ना। अगर उसके 2 एटम्स मौजूद हैं और आप उनको अलग अलग कर देंगे तब भी वो हाइड्रोजन ही रहेगा। बस ये है कि वो पहले जो है वो डायटोमिक था, अब वो मोनोएटॉमिक हो जाएगा। मगर आपके पास इससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म मौजूद नहीं होती। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। आपके पास कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको सोडियम और क्लोराइड के अंदर तोड़ सकते हैं। मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं वो फिजिकली कंबाइंड नहीं होते। एलिमेंट्स प्योर होते हैं, उनके पास एक ही चीज़ मौजूद होती है, एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, इस वजह से एलिमेंट्स प्योर होते हैं। कंपाउंड्स क्योंकि केमिकली कंबाइंड होते हैं, इवन दो उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होते हैं, मगर क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं और वो खुद क्या होते हैं? प्योर हो जाते हैं। मगर मिक्सचर्स जो होते हैं आपके पास वो इम्प्योर होते हैं। अब मिक्सचर की एग्जांपल क्या है आपके पास? मिक्सचर की एग्जांपल ये है कि मैंने सैंड ली, मिट्टी ली और मैंने उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। मेरे पास 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, मैंने पानी के अंदर मिट्टी को डाल के उसको जो है वो मिक्स कर दिया, मैंने मिक्सचर बना दिया, विच इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, वो प्योर नहीं है। एलिमेंट्स का कोई पर्टिकुलर रेशो नहीं होता, ठीक है ना। उनका आपस में कोई रेशो हो सकता है, जैसे H2 की फॉर्म में आपको मिलेगा या फिर S8 की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। O2 की फॉर्म में होता है, O3 की फॉर्म में, यानी कि ओजोन लेयर फॉर्म के अंदर भी होगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर रेशो नहीं होगा। कंपाउंड्स का फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, अगर मैं उस प्रोपोर्शन को चेंज कर दूं तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी C6H12O6 और C12H22O11 से। ये दोनों कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन के चेंज होने की वजह से आपके पास कंपाउंड चेंज हो गया है। मिक्सचर के अंदर क्योंकि इम्प्योरिटी है तो यहाँ पर किसी भी फिक्स्ड रेशो की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 2 ग्लास पानी की जगह जो है वो 1 ग्लास पानी डाल दूँ या 1 लीटर जो है ना वो पानी कर दूँ और उसके अंदर जो है वो बहुत सारी मिट्टी डाल दूँ, तो ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मैथड्स। आप एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते केमिकल और फिजिकल मेथड से। कंपाउंड्स को ब्रोकन डाउन किया जा सकता है केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से। लेकिन मिक्सचर्स जो हैं वो फिजिकल मेथड से भी अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर था, उसके अंदर मैंने सैंड डाली और मैंने उसको मिक्स कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको फिल्टर आउट करवा लूँ तो मेरे पास पानी अलग हो जाएगा और मेरे पास सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी। तो ये एक फिजिकल मेथड है और मैं फिजिकली इसको अलग कर सकती हूँ। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है वो, और मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर मल्टीपल एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड टुगेदर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एन एटम, लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। मल्टीपल एटम्स, 2 और मोर देन 2 एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास है एटम्स और आयंस के दरमियान में क्या डिफरेंस है। एटम्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स while ions are charged particles। एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उनका चार्ज क्या होगा? 0 होगा। मगर आयंस के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा या फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोरीन का एक एटम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मगर क्लोरीन के
क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये क्या है, क्लोराइड आयन बन चुका है। ये क्या था, एटम था। सही। नेक्स्ट अब आपके पास है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस के दरमियान भी न्यूट्रल और चार्ज होने का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मगर मेरे पास SO4 2 नेगेटिव है, ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है। क्यों? क्योंकि इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर ये चार्ज आ गया है। नेक्स्ट आपके पास है आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इवन और ऑड होने का डिफरेंस होता है। आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इवन होते हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑड होते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है कि हमें बताना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हम उसे कहेंगे कि ये उसका एटॉमिक नंबर है, और हम उसे डिनोट करते हैं लेटर Z के ज़रिए से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो आपके पास एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6। अब हम आते हैं एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपके पास जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे उन सब को प्लस करके ऐड करके उनको सम अप करके जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपका एटॉमिक मास होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, एटॉमिक मास तो आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास को आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एटॉमिक मास पता है और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मालूम करने हैं तो आप किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन का एक एटम है जिसके ऊपर 6 और 12 लिखा हुआ है। नीचे की तरफ जो चीज़ लिखी हुई होती है ये एटॉमिक नंबर होता है, और ये आपके पास ऊपर एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी कि एटॉमिक मास क्या है इसका, 12 में से 6 को माइनस करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम लिया हुआ है। एल्यूमिनियम के नीचे की तरफ 13 और ऊपर में 27 लिखा हुआ है। सबस्क्रिप्ट 13 है, इसका मतलब ये है कि ये एटॉमिक नंबर है, और सुपरस्क्रिप्ट 27 है तो ये एटॉमिक मास हुआ। अब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं तो आप एटॉमिक मास में से जो कि 27 है उसमें से एटॉमिक नंबर यानी 13 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि 14 आ रहे हैं आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एटॉमिक नंबर 13 था मगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 14 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स की 2 डेफिनेशंस होती हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि आपके पास ऐसे एलिमेंट मौजूद होंगे जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब इसको एग्जाम्पलीफाई मैंने किया है सबसे पहले कार्बन से। एज यूजुअल हम उसी तरीके से देखेंगे। आपके पास सबस्क्रिप्ट है और आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट आपके पास क्या है, एटॉमिक मास है। अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर एक ही बात होती है, तो यहाँ मैंने लिख दिया
6। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन ए न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। मैंने यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो एक न्यूट्रल एटम है, विच मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए। नेक्स्ट आपके पास आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे। आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब मेरे पास एक और चीज़ है, वो है कार्बन 6 and 13। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट एटॉमिक मास। सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं तो ये भी 6 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास 13 में से 6 को माइनस करके निकालेंगे, 7 आ गए। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर कार्बन 6 है और यहाँ पर भी कार्बन 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से आपके पास कार्बन 14 है, आपके पास 6 और 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8, विच मीन्स कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। अब आपके पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन के अंदर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, 8 ही आया। ठीक है, दूसरे के अंदर आते हैं, 8 है और 17 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 17 माइनस 8, 9 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है 8 and 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 माइनस 8, 10 न्यूट्रॉन्स। आई होप कि आज मैंने आपको जो कुछ समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।